हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स नाइटिंगेल नर्सिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। आज हम लोग नए यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो पहले हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसको बोलते हैं? तो एडमिशन का इंट्रोडक्शन का बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि एडमिशन इज क्लाइंट मींस अलोइंग द पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। एडमिशन बोल रहा है अगर कोई भी पर्सन बीमार है, अगर वो हॉस्पिटल में जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो उसको हम लोग क्या, एडमिशन का परिभाषा क्या होता है? तो पहला बोल रहा है कि पहले उसको किस लिए करेंगे? ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंस्पेक्शन, है ना। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेशन। पहला तो है कि हम लोग जब भी पेशेंट आया उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने कर लिया, हम लोग को पता हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड जांच होता है, लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, उसको जांच के लिए भेजते हैं, कंफर्मेशन के लिए कि क्या उसका एग्जैक्ट बीमारी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अगर मान लीजिए पहले हम लोग के पास कोई भी मरीज आता है तो पहले हम लोगों ने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया, पल्पेशन किया, परकशन किया, स्कल्टेशन किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन, लैब रिपोर्ट वगैरह हो गया, लैब जांच वगैरह हो गया, उसको भेजा। उसके बाद हम लोग को और कंफर्मेशन मिल जाएगा, है ना। कंफर्मेशन मिल जाएगा कौन सा डिजीज उसको कॉज किया है। अब कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जो उसको डिजीज मिला, है ना, जो उसका डिजीज कॉज मिला, जो मरीज क्या कर रहा है? सफर कर रहा है ना, उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन बोलते हैं। जब भी एडमिशन का इंट्रोडक्शन का बात आएगा तो बोलेंगे एडमिशन इज द प्रोसीजर इन विच द क्लाइंट स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। अब इसका हम लोग डिफिनेशन का बात करेंगे। तो डिफिनेशन का हम लोग इसमें बात करेंगे तो डिफिनेशन में बोल रहा है कि एडमिशन इज द एंट्री ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल और वार्ड फॉर थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। एडमिशन की बात करेंगे तो एडमिशन क्या है? एक एंट्री है कोई भी पेशेंट का। अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप एक स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट का एंट्री होता है। उसी टाइप से अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो उसका क्या हो रहा है? एंट्री हो रहा है हॉस्पिटल में। अगर वो एडमिशन ले रहा है तो एंट्री हो रहा है। एंट्री होगा तो आईपीडी में जाएगा या आउट पेशेंट के थ्रू जाएगा, है ना। जब भी एडमिशन हो रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा? वो एंट्री ऑफ द क्लाइंट, एंट्री ऑफ द पेशेंट, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि एंट्री ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल। अब मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आ रहा है तो एडमिशन होगा। तो एडमिशन का हम लोग इंट्रोडक्शन में ही देखे थे, उसका डिफिनेशन में भी बताया गया कि एंट्री ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल। जब भी हॉस्पिटल में आएगा तो या हॉस्पिटल में होगा या उसका वार्ड में होगा। अगर हॉस्पिटल में कोई भी एंट्री हो रहा है तो अगर वो एडमिट होगा तो कोई वार्ड में ही जाएगा। वार्ड कहने का मतलब है कोई भी जनरल वार्ड हो गया, मान लीजिए आईसीयू हो गया, है ना, एचडीयू हो गया। अगर कोई बच्चा है तो एनआईसीयू हो जाएगा, है ना, सीसीयू हो जाएगा। कोई भी क्रिटिकल केयर सिचुएशन रहेगा तो कहने का मतलब है कि एडमिशन वैसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मरीज क्या करता है? बाहर से आता है, हॉस्पिटल में एंट्री लेता है, उसके बाद वार्ड में एंट्री लेता है अकॉर्डिंग टू उसका डिजीज कंडीशन। और किस लिए एंट्री लेता है? फॉर थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। अब मान लीजिए कि उसका डायग्नोस्टिक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा तो उसका क्या, उसका बीमारी हो पता ही नहीं चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसका हम लोग डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए उसको क्या करते हैं? एंट्री करते हैं हॉस्पिटल में। उसी को क्या बोलते हैं? एडमिशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका पर्पस का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडमिशन का पर्पस का। अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका एक पर्पस होता है। अगर मान लीजिए हम लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं आप लोग, तो बीएससी नर्सिंग का भी एक पर्पस है, सरकारी जॉब लेना है, नोट सेट का तैयारी करना है, ईएसआईसी का तैयारी करना है, रेलवे नर्स का तैयारी करना है, अलग अलग वैकेंसी निकलती है ना। कुछ लोग का पर्पस होगा कि लोगों को सेवा करना है। उसी तरह से हम एडमिशन ले रहे हैं, उसका भी एक पर्पस है कि एडमिशन हम लोग ले रहे हैं तो उसका एक भी एक क्या है? उद्देश्य है। जो भी हम लोग काम करेंगे उसका एक उद्देश्य होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एडमिशन का पर्पस क्या है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है टू रिसीव द पेशेंट टू द वार्ड फॉर एडमिशन। पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है? कोई भी पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। क्यों रिसीव करेंगे?
वार्ड में एडमिट करने के लिए या एंट्री करने के लिए। जब भी अगर कोई भी पेशेंट आएगा उसको वार्ड में हम लोग नहीं भेजेंगे, वार्ड में नहीं भेजेंगे तो उसका प्रॉपर क्या होगा, केयर उसको नहीं मिलेगा। अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा तो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएगा, क्योर नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरा पर्पस का हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा पर्पस में बोल रहा है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट। प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट करने का मतलब है, अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसको अगर कोई भी इरिटेशन हो रहा है तो उसको कंफर्ट दिलाने, कंफर्ट करवाने का किसका काम है, नर्स का काम है। जो भी पेशेंट को गड़बड़ी होगा उसको ठीक करने का किसका काम है, नर्स का काम है। और उसका सेफ्टी का किसका ध्यान रखना है, नर्स को ध्यान रखना है। पेशेंट तो अपना वो क्लाइंट बन गया है, पेशेंट बन गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, तो तीसरा पॉइंट में बोल रहा है टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर। अगर मान लीजिए इमीडिएट केयर करने का मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, हेड इंजरी हो गया है ना, एपिस्टेक्सिस का कंडीशन हो गया, उस टाइम हम लोग को इमीडिएट केयर देने का जरूरत रहता है। अगर मान लीजिए किसी को इंटुबेशन का जरूरत पड़ गया है ना, उस टाइम क्या होगा, इमीडिएट केयर का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन करेंगे। अगर एडमिशन नहीं करेंगे, वार्ड में नहीं रहेगा, तो उसका इमीडिएट केयर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा पॉइंट में, तो चौथा पॉइंट में बोल रहा है टू एस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, हॉस्पिटल में हो, वार्ड में हो, कहीं पे भी हो, आपके पास पेशेंट आ रहा है, अगर उससे आप अच्छा बॉन्डिंग कर पा रहे हो तो पेशेंट क्या करेगा, अपना जितना भी फीलिंग्स रहेगा, जितना भी उसको प्रॉब्लम्स रहेगा, वो सब कुछ आपसे शेयर करेगा। अब जब सब कुछ आपसे शेयर करेगा तो क्या होगा, आपको जितना डेप्थ में उसको जानिएगा उतना ज्यादा आप उसको क्योर कर पाइएगा, है ना, प्रिवेंट कर पाइएगा। उसके बाद है पांचवा पॉइंट बोल रहा है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सच एज एड्रेस ईटीसी। कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी एडमिशन के लिए मरीज आता है, मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है आपके पास एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में, तो आप उससे क्या करते हैं, पहले उसका एडमिशन के लिए उसका ऑब्टेन डाटा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना। डाटा इन्फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं, पेशेंट का नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसका फादर नेम लिखते हैं, मदर नेम लिखते हैं, है ना, उसका डायग्नोसिस लिखते हैं, कंसल्टेंट का नाम लिखते हैं। ये सारा चीज किस में आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाएगा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सच एज एड्रेस, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बोल रहा है टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। एनी इमरजेंसी में फिर से वही चीज आ जाएगा, अगर कोई भी हैंड इंजरी आ गया, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, इंटरवेंशन करने का सिचुएशन आ गया, एरिथमिया, सीवियर एरिथमिया का कंडीशन आ गया, उस टाइम हम लोग को इमीडिएट केयर देना होगा, है ना। अगर मान लीजिए उसका रिस्पायरेशन रेट घट रहा है तो उसको तुरंत हम लोग क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन देने का काम किसका है, नर्स का है। तो अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहेगा, घर में रहेगा, तो घर पे नर्स जाएगी, नहीं जाएगी। नर्स 24 आवर्स कहाँ है, हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तभी तो उसको 24 आवर्स केयर मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट्स एंड इट्स प्रिपरेशन के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट वार्ड में आता है तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा वार्ड में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड प्रिपरेशन। यूनिट्स एंड प्रिपरेशन की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कीपिंग द बेड रेडी। पहले क्या करना है, हम लोग को बेड को रेडी करना है। अगर हम लोग का बेड ही रेडी नहीं रहेगा तो पेशेंट आएगा तो रहेगा कहाँ। तो पहले हम लोग को क्या करना है, बेड को रेडी करना है। तो बेड को रेडी करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहला है ओपन द बेड एंड फोल्ड द बैक ऑफ बेड एंड स्प्रेड top blanket and top sheet, cover the bed with full bed length Macintosh in order to protect bed from soiling। पहले क्या बोल रहा है कि जो भी बेड है उसको क्या करना है, ओपन बेड हम लोग को बनाना है ना। बेड का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, ओपन बेड होता है, क्लोज बेड होता है, बहुत सारे बेड होते हैं। तो पहले हम लोग को जो बेड रखना है ओपन बेड रखना है। ओपन बेड रखने के बाद क्या करना है, उसको क्या करना है, टॉप ब्लैंकेट से क्या करना है, टॉप ब्लैंकेट या टॉप सीट से कवर करना है। टॉप ब्लैंकेट या टॉप सीट से कवर करना है। उसके बाद टॉप ब्लैंकेट या टॉप सीट से कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैकिंटोश से कवर करेंगे, है ना। मैकिंटोश से क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉइली ना हो, अंदर वाला सरफेस क्या हो, सॉइली ना हो। सॉइली करने का मतलब गंदा ना हो, है ना। ये था क्या, कीपिंग द बेड रेडी में। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ द बेड। अब बेड का पोजीशन किस टाइप का रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी एम्बुलेटरी आपके पास पेशेंट आ रहा है, एम्बुलेटरी कहने का मतलब है कि एम्बुलेशन हो गया, है ना। तो एम्बुलेटरी क्लाइंट आ रहा है तो उसके लिए बेड कैसे रहना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहिए, है ना। एम्बुलेटरी का क्लाइंट आएगा तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि असेंबल
नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई, जो भी उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट का इक्विपमेंट है वो पेशेंट के पास हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो इजीली एफोर्ड कर पाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें क्या बोल रहा है, आइटम कंटेन सच एज बाथ बेसिन, ड्रिंकिंग ग्लास, प्लेट, वेइंग मशीन एंड बीपी मशीन, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप। कहने का मतलब है असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई, कहने का मतलब है जो भी पेशेंट का नेसेसरी इक्विपमेंट है, जो भी उस पेशेंट को नेसेसरी इक्विपमेंट लग सकते हैं, सप्लाईज लग सकते हैं, उसको हम लोग क्या करना है, उसको प्रोवाइड कराना है। अब नेसेसरी इक्विपमेंट में क्या जाएगा, पानी पीने के लिए गिलास हो गया, खाने के लिए प्लेट हो गया, बीपी मशीन हो गया, थर्मामीटर हो गया, है ना, वेटिंग मशीन हो गया, सब उसका डेली यूजेज वाला है, ग्लास हो गया, तो सब उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट में, तो चौथा पॉइंट बोल रहा है असेंबल स्पेशल इक्विपमेंट एंड सप्लाई। ये क्या था, नेसेसरी इक्विपमेंट। तीसरा पॉइंट में बोला था नेसेसरी इक्विपमेंट जो उसको डेली रूटीन में काम आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, स्पेशल इक्विपमेंट। अब स्पेशल इक्विपमेंट में क्या होगा, उसके डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। अब डिजीज कंडीशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी देना है तो ऑक्सीजन का रिक्वायर होगा, है ना। उसके बाद कार्डियक मॉनिटरी का रिक्वायर होगा, सक्शन इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड होगा और इमरजेंसी ट्रॉली का रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लीजिए कि उसको बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, तो म्यूकस प्रोडक्शन हो तो उसको सक्शन करने की जरूरत पड़ेगा, तो सक्शन इक्विपमेंट का नीड होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी का, तो मान लीजिए उसका रेस्पिरेशन रेट क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो इस टाइम हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करें उसका हार्ट रेट क्या हो रहा है, नीचे डाउन हो रहा है, तो हम लोग को क्या होगा, कार्डियक मॉनिटर का नीड होगा। उसके बाद बात करें इमरजेंसी ट्रॉली का, तो इमरजेंसी ट्रॉली करने का मतलब उसका इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, इंटुबेशन देना हो गया, उसका रिस्पिरेशन रेट घट रहा है ना, हार्ट रेट घट रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, इमरजेंसी ट्रॉली नहीं रहेगा तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है उसको मेंटेन करने में, उस सिचुएशन को मेंटेन करने में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट बोल रहा है एडिक्वेट लाइटिंग रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम लाइटिंग चारों तरफ से लाइट लगा दिया, पेशेंट इरिटेट हो रहा है ना, तो जितना लाइट उसका एफोर्ड कर पाता है उतना लाइटिंग रहना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे छठा पॉइंट में, तो छठा पॉइंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्पोजल। जो भी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, जैसे रैपर वगैरह हो गया, खाना हो गया, है ना, सबका रैपर एक उसके लिए डस्टबिन हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो प्रॉपर डिस्पोजल कर सके। उसके बाद बात करेंगे सातवां पॉइंट में, तो सातवां पॉइंट में बोल रहा है ह्यूमिडिटी एंड सफिशिएंट एयर मूवमेंट। कहने का मतलब है जो भी उसका रूम का एयर मूवमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ह्यूमिडिफाई होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अंदर का एयर बाहर निकलना चाहिए और बाहर का एयर अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुअर वेंटिलेशन होगा, पुअर वेंटिलेशन होगा तो अगर मान लीजिए कोई भी रूम का पुअर वेंटिलेशन है तो पेशेंट को क्या होगा, सफोकेशन होगा, है ना, डिफिकल्टी इन रिस्पिरेशन, सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर पुअर वेंटिलेशन रहेगा तो कहने का मतलब है ह्यूमिडिटी एंड सफिशिएंट एयर मूवमेंट, करने का मतलब है कि प्रॉपर क्या रहना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम रहना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, तो लास्ट पॉइंट में बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब है कि उस रूम का जो प्रेशर है वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। जितना जो भी आदमी है, जो भी क्लाइंट है ना, वो क्या कर सकता है, एफर्ट कर पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पेशेंट उसमें एफर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा रूम का तो उस टाइम बहुत ज्यादा सफोकेशन होगा, बहुत ज्यादा उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, इमरजेंसी एडमिशन और दूसरा रूटीन एडमिशन। अब इमरजेंसी एडमिशन में क्या होगा, इमरजेंसी एडमिशन करने का मतलब एक्यूट फेज में रहेगा, कोई भी पेशेंट एक्यूट फेज में रहेगा लेकिन सीवियर रहेगा। अब बोलेगा आप लोग कि एक्यूट है लेकिन सीवियर कैसे है जी, अब एक्यूट और सीवियर को दोनों समझना पड़ेगा। अब एक्यूट करने का मतलब है, अब देखिएगा कि आप कहीं पे खड़े हैं, अब दो दोस्त के बीच में झगड़ा होता है, जोर से गाल में एक थाप मारेगा, उस टाइम एक हाथ मारेगा, उस टाइम क्या होगा, आपको बहुत जोर से गाल में लगेगा। लेकिन अब यही 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। उसी टाइप से आप देखिएगा कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, पॉइजनिंग होता है, वो एक्यूट रहता है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर रहता है ना। तो इमरजेंसी एडमिशन के बाद हम लोग बात करेंगे, तो इसमें बोल रहा है इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन द एक्यूट कंडीशन,
है ना। एक्यूट कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। अब इमीडिएट ट्रीटमेंट करने का मतलब एक्यूट फेज में तो रहेगा लेकिन उसको ट्रीटमेंट इमीडिएट चाहिए, तुरंत चाहिए, है ना। अब वैसे कौन कौन सा कंडीशन आ सकता है? अगर एक्सीडेंट करने का मतलब रोड पे एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब उसको उस टाइम नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या क्या फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उसको तुरंत इमीडिएट केयर का जरूरत पड़ता है। अगर वही तुरंत हॉस्पिटल में जाता है तो पता चलता है कि उसको क्या क्या फ्रैक्चर हुआ, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजनिंग अगर मान लीजिए कोई भी है ना, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस क्या कर लिया, एब्यूज कर लिया, उसको उस टाइम नहीं पता चलेगा कि उसका क्या हार्मफुल उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर उसी इमीडिएट केयर के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है तो तुरंत डॉक्टर उसको बताएगा कि क्या क्या उसका ऑर्गन फेलियर हुआ है, कहां तक इन्फेक्शन फैला है। उसके हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? एक्यूट है लेकिन उसको तुरंत केयर चाहिए। अगर उसको तुरंत केयर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो डेथ हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे लेबर पेन का। अब लेबर पेन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब दर्द होता है लेकिन वो तो उसको पता नहीं है कि हाँ उसको इमीडिएट केयर चाहिए, लेकिन एक्यूट फेज में रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको सीवियर रहता है ना। अगर उसको वही तुरंत केयर मिल जाए, उसको तुरंत मेडिकेशन मिल जाए, तुरंत कंफर्ट डिवाइस मिल जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, रूटीन एडमिशन का, तो रूटीन एडमिशन का बात करेंगे तो इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। रूटीन एडमिशन में क्या होगा कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, रूटीनली होगा, आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर वही इमरजेंसी की हम लोग बात करेंगे, इमरजेंसी एडमिशन की बात करेंगे तो आपके पास डॉक्टर से कंसर्न लेने का टाइम नहीं है, डॉक्टर से आपके पास कंसर्न लेने का टाइम नहीं है। अगर वही हम लोग बात करते हैं रूटीन एडमिशन का तो इसमें प्रॉपर आपका टाइम आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला डॉक्टर बोलेगा कि शाम को करेंगे या 2 दिन के बाद करेंगे, तो आप बोलेगा कोई बात नहीं 2 दिन के बाद ही करेंगे। लेकिन इमरजेंसी में क्या होगा, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ बोलेगा 2 दिन के बाद हम आपका प्लास्टर करेंगे, आप मानिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर क्या होगा, पेन होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई जहर खाया उसको बोला 2 दिन के बाद इलाज करेंगे, तब तक क्या हो जाएगा, उसका तो डेथ हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। अब किसी का हार्ट अटैक आ रहा है, उसको बोलेगा कि 2 दिन के बाद उसका इलाज करेंगे, वो आदमी बचेगा? मर जाएगा। अब रूटीन एडमिशन वो तो क्या था, इमरजेंसी एडमिशन में। अब रूटीन एडमिशन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें इजीली क्या हो सकता है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें इजी हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से टाइम ले सकते हैं, है ना। 1 दिन 2 दिन, है ना, 1 आवर 2 आवर एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कि इन्वेस्टिगेशन। इसमें जब कोई भी पेशेंट किसके लिए एडमिट होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है ना। इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब किसी को अब्डोमेन पेन हो रहा है, अगर वो अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहा है, अगर अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो शाम को भी बैठ रहा है तो 5 घंटा क्या कर सकता है, डिले कर सकता है इसको, है ना। अगर वही मेडिकल की बात कर, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल को भी फिजिशियन से मिलना है ना, फिजिशियन से मिलना है, वो सब किस में आ जाएगा, मेडिकल में आ जाएगा। फिजिशियन से मिलना है, सर्जिकल में क्या, सर्जन से मिलना है, कोई भी सर्जरी वगैरह है तो सब किस में आ जाएगा, रूटीन एडमिशन में। अब रूटीन एडमिशन में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, डायबिटीज मेलाइटस। क्या? डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा क्या है, हाइपरटेंशन। ये सब क्या एक्सटेंड इसको कर सकते हैं, अगर एक दिन इसका दवा भी नहीं लगा तो थोड़ा सा काम चल सकता है। हाइपरटेंशन क्या है, बीपी हाई है, अगर ये भी तो है, सीवियर ही है, लेकिन क्या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद जॉन्डिस हो गया, हर्निया हो गया, ये सब को क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग वही बात करते हैं, ये सब क्या था, एडमिशन का टाइप्स था। तो एडमिशन का कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, पहला इमरजेंसी एडमिशन, दूसरा रूटीन एडमिशन। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट एडमिशन के लिए आ रहा है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो एडमिशन 2 तरह का होता है, एक क्या, आउट पेशेंट, जिसको ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, है ना, जो आया ओपीडी में फिजिशियन से मिला या सर्जन से मिला और चला गया। दूसरा क्या है, आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो वार्ड हो गया, जैसे आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, एचडी हो गया, ये सब जगह क्या होता है, स्टे करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आईपीडी बोलते हैं, है ना। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का क्या है, क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो पहला क्या है, रिसेप्शन ऑफ द ऑर्डर। रिसेप्शन ऑफ द ऑर्डर करने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट को अगर कहीं पे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो कंसर्न, है ना, कंसर्न का जरूरत पड़ता है ना। रिस्क बॉन्ड जिसको कहीं कहीं पे बोलते हैं, कंसर्न का क्यों जरूरत पड़ेगा, अगर उस दौरान मरीज को कुछ भी होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा, फैमिली अपने ऊपर लेगा,
है ना। डॉक्टर तो अपना पूरा एफर्ट लगाता ही है, लेकिन वो रिस्क कौन लेगा? फैमिली लेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कंसर्न। तो हम लोग बात करेंगे रिसेप्शन ऑफ द ऑर्डर का, तो इसमें बोल रहा है इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट द क्लाइंट एंड दोज हु आर विथ हिम रिसीव द मोस्ट contagious attention and care the outpatient department। अब outpatient department का मतलब है कि कोई भी मरीज आ रहा है, उसको डॉक्टर से मिलना है, तो उसके लिए कंसर्न लेना पड़ेगा, है ना। रिसेप्शन पे उसको जाके बात करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्टर अभी फ्री है। उसी डॉक्टर से उसको क्या करेगा? रिसेप्शन पे जो भी बैठेंगे वो क्या करेंगे? बात करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर में ही। पहला हम लोग देखे थे रिसेप्शन ऑफ द ऑर्डर, दूसरा हम लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ द सोशल एंड मेडिकल डाटा। रिकॉर्डिंग ऑफ द सोशल एंड मेडिकल डाटा में हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी पेशेंट का, अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में हम लोग लेते हैं, नाम लेते हैं, एज, नेम, एज, सेक्स, है ना, एड्रेस, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, वो सब क्या है? मैरिटल स्टेटस, है ना, उसका ऑक्यूपेशन क्या करता है वो, है ना, उसका जो भी जितना भी रहेगा सोशल एंड मेडिकल डाटा किसमें रखते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल एंड मेडिकल डाटा का। तो इसमें बोल रहा है टू रिकॉर्ड द सर्टेन डाटा दैट आर एसेंशियल फॉर क्लाइंट एंड द नेम, एज, सेक्स, एड्रेस एक्सेट्रा। कहने का मतलब है पेशेंट, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा हम लोग क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं और सेक्स लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद हो गया मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, है ना, कितना वो पढ़ा लिखा है उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखते हैं, और उसका डायग्नोसिस क्या उसका डायग्नोस्ड हुआ, है ना, कौन सा बीमारी उसको काउज था पहले से, उसको भी हम लोग लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन करने का मतलब है वाइटल साइन, है ना। वाइटल साइन में हम लोग को क्या आता है? टेम्परेचर, पल्स, उसके बाद क्या आता है? रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये सब क्या होगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई भी मरीज आपके पास पेशेंट क्या है, आउट पेशेंट में आ रहा है, उसका हम लोग वाइटल साइन नहीं लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसका नॉर्मल फेनोमेना बॉडी का क्या है ना। अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर लिए, उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको टेकीकार्डिया होने का चांसेस रहेगा, है ना। अगर पल्स उसका ज्यादा है तो भी उसको टेकीकार्डिया होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। अब उसके बाद अगर रिस्पायरेशन है तो टेकीपीनी होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? ब्लड प्रेशर का, है ना। अगर ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है तो उसका हाइपरटेंशन का कंडीशन हो सकता है। तो इस सबको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है ना। टाइम टू टाइम फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग को प्रॉपर नहीं पता चलेगा, है ना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत नहीं हो रहा है।